ये पहले मसला हुआ था यार। ये हेलो हेलो। स्टूडेंट मेरी आवाज़ आ रही थी आप लोगों को? ज़रा हैंड रेज करके बताइएगा। ठीक है। यस सर, आ रही है। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा है उसके अंदर किसी का कोई प्रॉब्लम कोई इशू है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये सलाम। नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट में आपने आपकी आवाज़ बहुत कम ये आ रही, एग्जांपल। बल्कि आ ही नहीं रही। अपना माइक सर सही अब आ करें। रही है? हेलो सर। वॉल्यूम बहुत अस्सलाम कम वालेकुम आ सर। नहीं रही। हेलो सर, आ रही है आवाज? अबादुर रहमान, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आवाज़ आ रही मेरी जी आ यस सर, आपको? रही है। आपकी आवाज आ रही है। जी जी आ रही है। हमें क्यों स्लो आ रही है यार? इसका वॉल्यूम चेक करो, चेक करो वॉल्यूम, मुझे बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम आबाद। जी जी। आबाद बोलना। जी अलीम भाई, आप लोगों की आवाज़ आ रही है, हमें बाकी स्टूडेंट्स की भी आ रही है। आबाद आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। ये आवाज़ तो आ रही है लेकिन बड़ी आहिस्ता है। इधर से कहीं को बटन शटन तो नहीं जिस वॉल्यूम का जो है वो है? अस्सलाम वालेकुम आबाद। जी अलीम भाई। बोलना आबाद। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। अलीम भाई, हमें बाकी स्टूडेंट्स की आवाज़ आ रही है सही, वहाँ से ऑडियो देखिएगा।
क्वेश्चन किसी का होगा तो वो कल कर। अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा सुनने में इशू आ रहा है, कोई मसला है इधर हमारे एंड के ऊपर। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कोई एक बंदा हैंड रेज करके बता दे, बाद आप बता दो ताकि मैं लेक्चर को कंटिन्यू करूं। ओके, ठीक है जी, क्लोज करो जी, शीट चाहिए मुझे। अच्छा जी, कल हम लोगों की जो डिस्कशन थी वो जिस जगह के ऊपर क्लोज हुई थी वो ये पॉइंट था कि जो एक प्रैक्टिशनर है वो दो तरह के काम करता है। वो प्रैक्टिशनर जो किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो और वो बॉडी आईफैक की मेंबर हो, उसके कुछ काम एश्योरेंस इंगेजमेंट कहलाते हैं और कुछ काम नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट कहलाते हैं। एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या होती है? मैंने कल आप लोगों को बताया कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट हैं, इसी तरह एश्योरेंस इंगेजमेंट के भी 5 कंपोनेंट हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज 3 party relationship, the second one is subject matter, third one is criteria, fourth one is evidence of transaction and events, and fifth one is opinion, a report expressing an opinion on the trueness and fairness of the financial statement. तो जिस इंगेजमेंट के अंदर भी ये पांचों कंपोनेंट होंगे हम उसे एश्योरेंस इंगेजमेंट कहते हैं। और जिसके अंदर इन पांचों में से कोई एक, कोई दो, कोई 3 कंपोनेंट शॉर्ट होंगे या ये होंगे ही नहीं, उसे हम नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट कहते हैं। मैंने कल आपको इनकी ब्रीफ एग्जांपल्स दी। एश्योरेंस के लिए मैंने आपको बताया ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन एश्योरेंस इंगेजमेंट। मैंने रिव्यू इंगेजमेंट के बारे में आपको बताया कि रिव्यू जो है ये एश्योरेंस इंगेजमेंट है। फिर मैंने आपको सिस्टम ऑर्डर्स के बारे में बताया। मैंने कुछ फ्रेमवर्क इंटरनेशनल बताए थे कोसो कोको के। तो सिस्टम ऑर्डर्स जो हैं वो एश्योरेंस इंगेजमेंट हैं। सर्टिफिकेशंस जो हैं वो एश्योरेंस इंगेजमेंट हैं, सर्टन टाइप की, सारी नहीं। और नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट के अंदर टैक्स कंसल्टेंसी है, इसी तरह आपकी फिजिबिलिटी स्टडी है, इसी तरह ड्यू डिलीजेंस है, इन्वेस्टिगेशंस हैं, फोरेंसिक ऑडिट्स हैं। ये सारा कुछ क्या है? ये नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट्स हैं। स्टैंडर्ड बने हुए हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। आपने वो अथॉरिटी अटैचिंग टू द स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, मैंने बुक से आपको इंडिकेट कर दिया था। एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हैं, रिव्यू स्टैंडर्ड्स हैं, रिलेटेड सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स हैं, एंड देन फाइनली क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि सभी असाइनमेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। जो ऑडिट और एश्योरेंस स्टैंडर्ड हैं वो एश्योरेंस इंगेजमेंट्स पे अप्लाई होते हैं। जो रिव्यू के स्टैंडर्ड हैं वो रिव्यू इंगेजमेंट्स पे अप्लाई होते हैं। और जो रिलेटेड सर्विसेज के स्टैंडर्ड हैं वो अल्टीमेटली नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल जो स्टैंडर्ड हैं वो हर तरह की एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस सब के ऊपर अप्लाई होते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट जब काम करता है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही मस्ट वर्क विद सम क्वालिटी, और वो क्वालिटी चाहे एश्योरेंस इंगेजमेंट्स में हो चाहे नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट में हो, अल्टीमेटली वो जो है वो अचीव करनी होती है। जब एक ऑडिटर, अब मैं ऑडिटर किसे कह रहा हूँ? वो प्रैक्टिशनर या एश्योरेंस प्रोवाइडर जो कि ऑडिट करता है। जब हम ऑडिट कहते हैं तो ये एक पर्टिकुलर किस्म की एश्योरेंस होती है जो कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर दी जाती है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? जब एक एश्योरेंस प्रोवाइडर ऑडिट करता है तो वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एश्योरेंस देता है, ठीक है? एश्योरेंस किस चीज़ की देता है? इस चीज़ की देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर।
बड़ी नॉलेजेबल डिस्कशन है आज की, अगर आप इन्वॉल्व होकर पढ़ेंगे। वो एश्योरेंस इस चीज़ की देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं, ऐसे भी कहा जाता है, या यूं कह लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रेजेंट की गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रेजेंट की गई। ओके, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब फेयरली प्रेजेंट होती हैं ऐसे कह लें, या कब ट्रू एंड फेयर होती हैं, वो कौन सी चीज़ है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर बनाती है। ठीक है, वो कहता है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अगर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। ये कौन से स्टैंडर्ड? रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS। जो भी आपके मुल्की कवानीन के मुताबिक जो रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक अगर हैं। अब हमारे कंट्री में IFRS जो है वो हमारा स्टैंडर्ड है। क्या है? IFRS हमारा स्टैंडर्ड है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब ट्रू एंड फेयर होंगी? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक बने। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द वे क्या बताती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 चीजें बताती हैं। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अजान हो लगी, ठीक है। अच्छा जी,
मैं आपको बता रहा था कि स्टैंडर्ड हमें बताते क्या है। स्टैंडर्ड हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो इसके अंदर रिकग्निशन क्राइटेरिया, व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन दैट अमाउंट, कॉस्ट क्या होगी एसेट की, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कब करना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो IFRS बताते हैं वो बताते हैं प्रेजेंटेशन, कि हमने वो अमाउंट जिन्हें हमने रिकग्नाइज करना है, जो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं, हमने उन्हें प्रेजेंट कैसे करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है। और तीसरी चीज जो स्टैंडर्ड बताते हैं वो बताते हैं डिस्क्लोजर्स, कि जी हमने डिस्क्लोज क्या क्या करना है। मसलन IS2 क्या बताएगा कि जी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है, इन्वेंट्री को कब रिकॉर्ड करना है, इन्वेंट्री कब एक्सपेंस बनेगी, ये सारा कुछ क्या है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। फिर स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि इन्वेंट्री को किस जगह प्रेजेंट करना है। ठीक है। इन्वेंट्री को करंट एसेट है, करंट एसेट में प्रेजेंट करना है, जो एक्सपेंस हो गई है उसे कॉस्ट ऑफ सेल में जो है वो प्रेजेंट करना है। और फिर S2 ये बताता है कि हमने इन्वेंट्री के डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने हैं, बताना है कि इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV के ऊपर रिकॉर्ड की गई है। ठीक है। इन्वेंट्री जो है वो प्लेज फॉर एज सिक्योरिटी है तो वो बताना है। इन्वेंट्री का ब्रेकअप देना है, रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोसेस कितना है, फिनिश गुड कितना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जब मैंने इन्वेंट्री के तमाम मामलात जो हैं IS2 के मुताबिक किए हुए होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेंट्री ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। ठीक है। एक ऑडिटर जो है, अब जब मैं ऑडिटर कहता हूं तो आई बिलीव कि आपको पता है ऑडिटर किसे कहते हैं। ठीक है। एक ऑडिटर अपनी ओपिनियन कैसे बनाता है, बिल्कुल ऐसे ही बनाता है जैसे मैंने भी आपको बताया। वो इन्वेंट्री के बारे में अपनी ओपिनियन बनाएगा, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में अपनी ओपिनियन बनाएगा, वो रिसीवेबल्स के बारे में अपनी ओपिनियन बनाएगा, वो बैंक बैलेंसेस के बारे में अपनी ओपिनियन बनाएगा इंडिविजुअली, वो इक्विटी के बारे में अपनी ओपिनियन बनाएगा, वो लॉन्ग टर्म लोन्स के बारे में अपनी ओपिनियन बनाएगा, वो करंट लायबिलिटीज के बारे में अपनी ओपिनियन बनाएगा, और फिर उन तमाम को कलेक्ट करके वो एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक ओपिनियन बना लेगा। ठीक है। हाँ, ओपिनियन बनाते हुए इन चीज़ों में से अगर कोई चीज़ ट्रू एंड फेयर ना हुई, यानी वो स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हुई, तो फिर ऑडिटर क्या करेगा, ये हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है। मसलन इन्वेंट्री अगर ट्रू एंड फेयर नहीं है, बाकी सारा कुछ ठीक है, तो फिर उसने क्या करना है। ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ओपिनियन ऑडिटर किस तरह बनाता है ये मैंने आपको इसका एक प्रोसेस बताया। अब जब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो देख रहा होता हूँ किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो मैं उसमें क्या देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट है। ठीक है। वो एक्यूरेट है। ठीक है। वो कंप्लीट हैं, एक्यूरेट हैं, वो रिलेटेड टू पीरियड हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है। क्या उनकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन की गई है। क्या अगर वो एसेट हैं तो उनके ऊपर हमारा राइट मौजूद है। क्या अगर वो लायबिलिटी हैं तो वो हमारी ऑब्लिगेशन ही है, एंड सो ऑन। ये जो मैंने रेड ब्लॉक में चीजें लिखी हैं, ठीक है, इन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस कहते हैं। असर्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस क्या होती हैं, ये वो प्रॉपर्टीज हैं, वो खवास हैं, वो खुसूसियात हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर में मौजूद हों
तो हम कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड के मुताबिक वो उसकी अकाउंटिंग भी हुई है, उसकी प्रेजेंटेशन भी हुई है, उसका डिस्क्लोजर भी हुआ है और वो ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, यानी जब मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है तो मैंने हर लिहाज से उससे देखना है कि वो मुकम्मल है। ये नहीं है कि कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक है कुछ गलत है, ऐसे नहीं होगा, फिर वो ट्रू एंड फेयर नहीं होगी। ठीक है, एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए, फिगर्स के अंदर एक्यूरेसी मौजूद है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वो ट्रू एंड फेयर नहीं होगी। तो ये वाले जो मैंने खसूसियात बताई हैं, आगे जाके इनके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा, इन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग कोई ऑडिटर जो है वो अश्योरेंस देने जा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हैं, और अश्योरेंस के अंदर वो क्या देखता है, वो कंप्लायंस विद आईएफआरएस देखता है, और इस कंप्लायंस को जज करने का जो टूल है, ये उसके पास टूल है, ये जो अजर्शंस हैं, इन अजर्शंस के थ्रू वो जज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, लिहाजा अब वो अश्योरेंस जो है वो देने की पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, ये आज की मेरे लेक्चर का ये एक पार्ट था कि एश्योरेंस आखिर किस तरह से वो देता है, प्रोसेस ऑफ एश्योरेंस जो है वो क्या है। अब जो दूसरी बात मैंने आपसे, लेक्चर का जो मेरा दूसरा पार्ट है वो ये है कि ये जो एश्योरेंस है, अभी मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री मुमकिन है ठीक ना हो, बाकी सारा ठीक हो, तो क्या करेंगे, इसे क्या कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं। अब जो मेरा दूसरा पार्ट है डिस्कशन का आज के लेक्चर का, वो ये है कि क्या एश्योरेंस के कोई लेवल्स होते हैं। ठीक है, और ऑडिटर ने उन लेवल्स के मुताबिक जज करना होता है। ठीक है, एंड नंबर 2, क्या बाय नेचर एश्योरेंस जो है वो हाँ जी, आवाज़ आ रही भाई, इंटरनेट थोड़ा सा मसला कर गया था, आवाज़ आ रही है, चलो ठीक है, ओके। अच्छा, तो मैं बता ये रहा था हाँ कि एश्योरेंस जो है वो स्टैंडर्ड का कंप्लायंस है। स्टैंडर्ड का कंप्लायंस, स्टैंडर्ड बेसिकली मेनली 3 एरियाज बताते हैं, और इन 3 एरियाज का जो कंप्लायंस है वो इन क्वालिटीज, इन खवास के जरिए कंफर्म कर लिया जाता है। ये समझ लें, ये वो खूबियां हैं, ये वाली जिनके ये जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वो खूबियां हैं जो कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्रिएट करनी होती, जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्रिएट करनी होती है। मैनेजमेंट का क्लेम होता है कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे अकाउंट कंप्लीट हैं, एक्यूरेट हैं। ठीक है, और इनकी प्रेजेंटेशन ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन सही हुई है, जो हमारे एसेट हैं उनके ऊपर हमारा राइट है तभी हमने उन्हें एसेट ट्रीट किया है, जो हमारी लायबिलिटीज हैं वो हमारी ऑब्लिगेशन है तभी हमने उन्हें लायबिलिटीज ट्रीट किया। मैनेजमेंट ये क्लेम करती है और हमने इन्हें प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया है, हमने एडिशनल डिस्क्लोजर जो है स्टैंडर्ड के हमने वो भी दिए हैं। दिस इज द क्लेम ऑफ द मैनेजमेंट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दे आर आस्किंग द ऑडिटर कि मिस्टर ऑडिटर, यस कम विजिट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखें एंड गिव अस ए रिपोर्ट that our claim is right, that financial statement are true and fair. Okay. अब जब हमने अश्योरेंस देनी है तो अश्योरेंस किस टाइप की हो सकती है, आगे चलो जी, जरा शीट चाहिए एक और, नहीं हो गई, ये रहा। ओके, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस। ठीक है जी, देखें जी, सबसे पहली बात है, हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस।
ठीक है। फिर हम कहते हैं हाई एश्योरेंस, या हम इसे रीजनेबल एश्योरेंस भी कहते हैं। और तीसरी है मॉडरेट एश्योरेंस। और चौथी ऐसे खामखा लिख देते हैं, वो है नो एश्योरेंस। ठीक है, तवज्जो रखेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला हर रोज आपके नॉलेज में कुछ ऐड करके जाया करूंगा। ऑडिटिंग के पेपर का प्रॉब्लम ये है कि बच्चा शुरू से उसे तवज्जो से नहीं पढ़ता। वो कहता कोई नहीं यार, ये तो बातें ही हैं, कर लेंगे। ऐसा नहीं है, उम्र गुजर गई है हमारी इस काम के अंदर। ठीक है, आई एम इन्वॉल्व इन ऑडिटिंग सिंस लास्ट 25 ईयर्स, हाफ ऑफ माई लाइफ। लेकिन आज भी हम किसी चीज के ऊपर कंसल्टेशन करके डिसीजन करते हैं, कोई ऐसी चीज निकल आती है। लिहाजा इसको इजी मत लीजिए। ओके, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस। एश्योरेंस की टाइप्स जो है ना, वो हम दो हवाले से डिस्कस करते हैं। एक उसका हवाला है लेवल ऑफ एश्योरेंस, और दूसरा उसका हवाला होगा नेचर ऑफ एश्योरेंस। यानी मैं एश्योरेंस को लेवल और नेचर के एतबार से तकसीम करके इसका ऑपरेशन करने लगा हूं, इसका एनालिसिस करने लगा हूं। ठीक है, पहले हम आ जाते हैं जी किसके ऊपर, पहले हम आ जाते हैं जी लेवल ऑफ एश्योरेंस के ऊपर। लेवल ऑफ एश्योरेंस के एतबार से एश्योरेंस की 4 टाइप्स हैं भाई, 1 2 3 4, ये चौथी मैंने खामखा लिख दी है। ठीक है, 4 टाइप्स क्या है जी? सबसे पहली टाइप है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। मैं मुकम्मल एश्योरेंस देता हूं, यानी मैं 100% एश्योर करवा रहा हूं यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ट्रू एंड फेयर है। 100% एश्योरेंस भी इसे हम कहते हैं। ठीक है जी, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब यह है कि जी मैं एश्योरेंस करवा रहा हूं, ये 100% नहीं है, लेकिन जिस हद तक मैं कर सकता था मैंने एश्योर करके ये जो है वो एश्योरेंस दे रहा हूं। मैं नेसेसरी प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड्स ने बताए हुए हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने, मैंने वो लगाए हैं और उसके बाद मैं एश्योरेंस दे रहा। ठीक है, इसको हम हाई एश्योरेंस कहते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस मैंने रीजनेबली काम किया, जो पॉसिबल हालात के अंदर मैं कर सकता था वो मैंने काम किया। देखें, बात यूं है कि कोई अब मुझसे पूछे सर ये 90% होती है, 95% होती है, 80% होती है, ये मैं नहीं बता सकता। ये ऑडिटर का एक्सपीरियंस बताएगा। कौन बताएगा? ऑडिटर का एक्सपीरियंस बताएगा। उसे पता चल जाता है। लेकिन ये बात तय है कि ये 100% नहीं होती। अच्छा सर 100% क्यों नहीं होती? ऑडिटर है, 100% एश्योरेंस क्यों नहीं करवा सकता? नहीं करवा सकते। सर क्यों? उसकी कुछ वजूहात। अब ये एश्योरेंस के साथ एक और टॉपिक जो है वो डिस्कशन में आ जाने लगा है, क्योंकि ये चीजें आपस में इंटरलिंक हैं। और मैं पहले 4-5 लेक्चर्स में जो चीजें पढ़ा रहा हूं, ये
किताब के मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर इनकी डिस्कशन हुई। किताब का एक अपना ही सीक्वेंस है। किताब लेके चलता है जी अपॉइंटमेंट ऑडिटर, फिर उसकी प्लानिंग, फिर रिस्क, फिर एग्जीक्यूशन, फिर रिपोर्टिंग, जैसे स्टेजेस में ऑडिट होता है। और भाई पहले ये तो समझाओ ऑडिट होता क्या है, एश्योरेंस होती क्या है, फिर चलना। किसी स्टैंडर्ड में ये बातें नहीं लिखी हुई जो बता रहा हूं। ओके, बात ये हो रही है कि 100% एश्योरेंस ऑडिटर क्यों नहीं दे सकता? नहीं दे सकता, उसकी कुछ वजूहात है। उन वजूहात को इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट क्या होती है? इनहेरेंट के मीनिंग क्या है? हम कहते हैं इनहेरिटेंस, विरासत में ये चीज मिली। इनहेरेंट का मतलब ये होता है कि जो बाय नेचर मौजूद हो किसी चीज के अंदर। इनहेरिटेंस, विरासत मिलने का मतलब है कि भाई इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे पीछे जो बड़े हैं उनकी वजह से ये सब कुछ। ठीक है, तो सर यहां ये क्या वर्ड करने आ गया इनहेरेंट का? इनहेरेंट लिमिटेशन से सर क्या मुराद है? ऑफ ऑडिट, कहता है जी ऑडिट की भी कुछ लिमिटेशन, कुछ ऐसी वजूहात हैं जो ऑडिट के काम के अंदर छुपी हुई हैं, जिनकी वजह से हम 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते। अच्छा जी, क्या सबसे पहली वजह क्या है? ये आगे जाके किसी तीसरे, चौथे, पांचवें चैप्टर में ये डिस्कशंस में आएगी। मेरे डिस्कशन में इसलिए आ रही है कि मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट के अंदर इसकी डिस्कशन जरूरी है। कहता है जी सबसे पहली इनहेरेंट लिमिटेशन क्या हो सकती है ऑडिट की? कुछ मजबूरियां हैं ऑडिट के काम की। उनमें से सबसे पहली मजबूरी क्या है? वो कहता है, क्या लिखता है जी? क्या लिखता है जी? सैंपल नेचर। कि ऑडिटिंग का जो काम है वो सैंपलिंग नेचर का है। वो क्या है? सैंपलिंग नेचर का है। ऑडिटर जो है वो 100% वेरिफिकेशन नहीं करता चीजों की। जब मैं किसी चीज को 100% वेरीफाई नहीं करता तो मैं उसके ऊपर एब्सोल्यूट एश्योरेंस, 100% एश्योरेंस कैसे दे सकता हूं? और 100% वेरिफिकेशन मैं कर नहीं सकता। क्यों? मैं फर्ज करें, हम अभी आजकल प्लानिंग कर रहे हैं कि ग्री कंपनी का ऑडिट है हमारे पास, DWP ग्रुप का। हमने वहां ऑडिट टीम भेजनी है। मैंने उनके डिपार्टमेंट्स का एनालिसिस करवाया। उनके अकाउंट डिपार्टमेंट में 150 बंदा काम करता है यार। 150 बंदा पूरा साल काम करके अंडरलाइंग रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है। उनमें एक अकाउंट क्लर्क से लेके CFO हमद साहब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन तक की पूरी टीम मौजूद है। वो 150 बंदा पूरा साल काम करके, साल के 300 दिन जितने भी वर्किंग डेज बनते हैं, काम करके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। वो रिकॉर्ड, अंडरलाइंग रिकॉर्ड मीन जो नीचे सपोर्ट कर रहा है, वो बनाते हैं। तो मेरी ऑडिट फर्म का एक CA फाइनलिस्ट और एक कैफ क्वालिफाइड और एक उसका जूनियर, ये 3 लोग जाके 1-1.5 महीने के अंदर, मैं भी चलो चला जाऊं, मेरी सुपरविजन भी मौजूद हो डेली बेसिस पे, तो हम 4 लोग 150 बंदों का 1 साल में किया हुआ काम कैसे चेक कर सकते हैं? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। शायद 50 बंदे चाहिए हों अगर 100% चेक करना है, शायद 6 महीने चाहिए हों अगर 100% चेक करना, मैं नहीं कर सकता। लिहाजा ऑडिटिंग के काम के अंदर, एश्योरेंस के काम के अंदर, ये जो
पर्टिकुलरली ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली जो एश्योरेंस है उसके अंदर सैंपल टेस्टिंग इन्वॉल्व है। लिहाजा जब मैंने सैंपल सेलेक्ट किए तो मुमकिन है मेरे सैंपल ने जो बात मुझे बताई उसके मुताबिक ट्रू एंड फेयर थी, लेकिन कोई ऐसी आइटम जो मेरे सैंपल में नहीं आई, मैंने तो सैंपलिंग की है ना। हाँ, स्टैंडर्ड ये जरूर बताएंगे सैंपलिंग करनी कैसे, सिखाएंगे कि भाई अच्छा सैंपल कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, तुम प्रोफेशनली सैंपलिंग करनी है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें मेरे सैंपल में जो एंट्रीज नहीं आई, सेल की 5000 एंट्रीज हैं, मैंने उसमें से 1000 एंट्रीज का सैंपल ले लिया, 20% ले लिया। अब मैंने उस 20% के नतायज के ऊपर मैंने वो 5000 इनवाइसेस की जो सेल है उसके बारे में ओपिनियन बनानी है, लिहाजा मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दूंगा। ठीक है, इसके अलावा भी ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या है, वो कहता है कि जी मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस आर परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। क्या है? मोस्टली ऑडिट एविडेंसेस आर परसुएसिव rather than conclusive। ज्यादातर एडिट एविडेंस परसुएसिव होते हैं, कंक्लूसिव नहीं होते। प्योरली ऑडिटिंग लैंग्वेज यूज हुई है। कंक्लूसिव एविडेंस कौन सा होता है? बिजली का पेड बिल ऊपर बैंक का ठप्पा लगा हुआ है, वो इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस है कि बिजली का इतना बिल एक्सपेंस हुआ, बशर्ते कि वो बिल कंपनी का नाम हो, ब्ला ब्ला। लेकिन जब आप गाड़ी खरीदते हैं, कंपनी एक फिक्स एसेट लेती है, तो उसके अंदर जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन बुक है, जिसके अंदर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक है, जिसके अंदर वो गाड़ी कंपनी के नाम बोल रही है, वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अमाउंट नहीं लिखी होती रजिस्ट्रेशन बुक के अंदर। वो परसुएसिव एविडेंस है कि यार पीछे मुझे इनवाइस चाहिए, बैंक से पेमेंट हुई है वो चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया वो कागज चाहिए, फिर रजिस्ट्रेशन हुई। ये पूरी जो चेन है इसको मिलाऊंगा तब जाके व्हीकल का एडिशन वेरीफाई करूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। तो ये जो 3-4 एविडेंस मिल के मुझे ये डिसाइड करने में मेरी हेल्प करते हैं कि जो व्हीकल है ये ट्रू एंड फेयरली रिकॉर्ड की गई है। तो ये जो चारों एविडेंस हैं इन्हें हम परसुएसिव एविडेंस कहते हैं, ये एक दूसरे को परसू कर रहे हैं, चेन बनी हुई है। ठीक है, लिहाजा जब मैं कोई सैंपल सेलेक्ट कर लेता हूं तो मैं उसके सारे डॉक्यूमेंट थोड़ी चेक करता हूं, मैं सैंपल के अंदर भी मैं फिर उस एविडेंस की जो चेन है उसमें से जो इंपॉर्टेंट और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मुझे चेक करने चाहिए, मैं वो 2-4 एविडेंस चेक करता हूं। मैं चारों के चारों नहीं चेक करता। अगर 10 एविडेंस है चेन के अंदर तो शायद मैं 4 चेक करूंगा, 15 है तो शायद मैं 6 चेक करूंगा। लिहाजा जो एविडेंस मैंने चेक नहीं किए उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनसे कोई प्रॉब्लम आए। तो मेरा ये जो ऑडिट एविडेंसेस को परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस का परसुएसिव होना मोस्टली ऐसे होता है कि किसी पर्टिकुलर फिगर का एक ही एविडेंस नहीं होता है, एक से ज्यादा एविडेंस होते हैं। तो ये वाला जो नेचर एविडेंसेस की, ये भी एक बहुत बड़ी इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की, जिसकी वजह से मैं 100% एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता। ठीक हो गया जी? समझ आ रही है जी? हैंड रेज करके बताएं जरा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑडिटिंग के, ये जो आज मैं शेयर कर रहा हूं। हैंड रेज करके बताएं, समझ आ रही है? कितने लोग हैं भाई? 30? ओके, हाँ जी, ओके, गुड हो गया, डाउन करो जी। ओके, अब देखें जो बच्चे आज क्लास में नहीं हैं,
उन्हें कल क्या पता चलना एश्योरेंस क्या होती है, उन्हें क्या पता चलना इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होती है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि जो शुरू की 10-15 क्लासेज हैं कम से कम इसमें इन एनी केस क्लास ज़रूर, और ऑनलाइन क्लास का तो इश्यू कोई नहीं है, जहाँ मर्जी बैठ के कहीं चाय कॉफ़ी भी पीने गए हुए हैं तो सामने खोल के रख लें अपना कंप्यूटर, सुन लें हमारी बात। एनीवेज वी कैन एडवाइस नॉट फोर्स। ओके, तो इसके अलावा भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जब हम मुतलका जगह पे जाएंगे, ये मेन 2 लिमिटेशन, तो वहां पर उनको भी मैं वहां पर इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। बट मेजर डिटेल से बात होगी ये किस्म की कि ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन है, लाइक सैम्पलिंग वर्क, लाइक ऑडिट एविडेंसेस का कंक्लूसिव ना होना, ये वो लिमिटेशन है जिनकी वजह से हम 100% यानी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, ऑडिटिंग में मुमकिन ही नहीं। लिहाजा इसका तो पत्ता ही काट दें, ये मैं ओपिनियन नहीं, ये मैं एश्योरेंस नहीं दे सकता। ओके, नो एश्योरेंस का मतलब है कि मैं एश्योरेंस दे ही नहीं सकता। ठीक है, ये भी फर्क कर दें, ये पढ़ेंगे जाके, जब हम रिपोर्टिंग में जाएंगे ना तो वहाँ पढ़ेंगे कि देयर आर सर्टन केसेस जब मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है एश्योरेंस देने के लिए और मैं वो एश्योरेंस नहीं दे पाता, उससे हम कहेंगे कि नो एश्योरेंस, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, अब बाकी जी ये 2 मेन वाली ये बातें, इन दोनों में आप यूं समझ लें, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि 0% नो एश्योरेंस, 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस। यार ये कहीं बच्चे इधर ही ना समझने लग जाए कि मैं बाय नेचर बताने लग गया, इधर ही ले आते हैं। ये देखिए, ये जो नो एश्योरेंस है ये 0 एश्योरेंस है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो है ये 100% एश्योरेंस। अब अपने समझने के लिए, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझ लें कि ये 90% है और से ये 50% है। मैंने आपको बताया ये कोई परसेंटेजेस नहीं है, 0 और 100 के दरमियान कोई परसेंटेजेस नहीं है, सिर्फ ये है कि ये जो रीजनेबल एश्योरेंस है ये मोर देन मॉडरेट एश्योरेंस होती है। आप यूं समझ लें कि रीजनेबल एश्योरेंस बहुत डिटेल्ड ऑडिट होता है, ऑडिट के अंदर रीजनेबल एश्योरेंस हम देते हैं, किसके अंदर देते हैं? ऑडिट के अंदर। और ये जो मॉडरेट एश्योरेंस हैं ये हम रिव्यू के अंदर देते हैं। रिव्यू भी कल बताया था ना कि एक टाइप की एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ठीक है, तो ऑडिट जो है वो एक हाई या रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, लेकिन रिव्यू जो है वो एक मॉडरेट एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ठीक हो गया जी। आपको समझाने के लिए ऑडिट में हम क्या करते हैं, जब बैंक बैलेंसेस को वेरीफाई करते हैं तो हम बैंक को लेटर लिखते हैं, हम डेटर को जब वेरीफाई करते हैं हम डेटर को खुद डायरेक्ट लेटर लिखते हैं, कॉन्टीजेंसीज एंड कमिटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, लीगल एडवाइजर को लेटर लिखते हैं, डिटेल्ड ऑडिट करते हैं। लेकिन रिव्यू के अंदर मैं बैंक बैलेंसेस के लिए मैं बैंक को लेटर नहीं लिखता, मैं डेटर्स को लेटर नहीं लिखता, मैं क्रेडिटर्स को लेटर नहीं लिखता। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ मुश्तमिल होता है कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रायल के साथ टैली करना है, ट्रायल बैलेंस को मैंने बुक्स के साथ टैली करना है, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ ऑडिट के अंदर मैंने असर्शंस वेरीफाई करनी है। जब मैं असर्शंस वेरीफाई करूंगा तो मैं सैम्पलिंग करूंगा, सैम्पलिंग करूंगा तो मैं सिलेक्शन करूंगा, सिलेक्शन करूंगा तो मैं उसके ऊपर फिर पूरे ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करूंगा। लिहाजा ये जो रीजनेबल एश्योरेंस है ये बेसिकली एक हाई लेवल एश्योरेंस होती है, बट नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, बता दिया क्यों नहीं हो सकती। ओके, तो ये भी बात कवर हो गई कि लेवल के एतबार से एश्योरेंस ऑडिट में हाई एश्योरेंस होती है और रिव्यू के अंदर वो मॉडरेट एश्योरेंस होती है। अब एश्योरेंस दोनों तरह की है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं हैं, ये हैं नहीं हैं की वजह से नहीं इसने हाई या मॉडरेट होना। मेरा ये कहना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है ये भी एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, और मेरा ये कहना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हैं अगर किसी
अकाउंट के ऊपर मैंने ये ओपिनियन बनाई है, तो वो भी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। ठीक है, समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं नेचर के ऊपर। नेचर में जब हम बात करते हैं तो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एश्योरेंस जो है वो दो तरह की है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव एश्योरेंस और दूसरी को बोलते हैं नेगेटिव एश्योरेंस। प्लीज इसका मतलब भी ये नहीं समझना कि पॉजिटिव का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है और नेगेटिव का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं। पॉजिटिव एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि मैं जो बात कह रहा हूं मैं रीजनेबली एश्योर करके कह रहा हूं, चाहे वो ये बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हैं, चाहे वो ये बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। ये दोनों पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एश्योरेंस। ठीक है, मतलब मैं जो बात कर रहा हूं मैं रीजनेबल एश्योरेंस के बाद कह रहा हूं, चाहे वो ये कहूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हैं, ये भी पॉजिटिव एश्योरेंस है, चाहे ये करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, ये भी पॉजिटिव एश्योरेंस। तो सर फिर ये नेगेटिव एश्योरेंस क्या हो? नेगेटिव एश्योरेंस ऑडिट के अंदर हम हमेशा पॉजिटिव एश्योरेंस देते हैं। ऑडिट के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव एश्योरेंस। इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि मैं कहूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। इसका मतलब ये है कि मैं हर लिहाज से रीजनेबली अपने आप को श्योर करके ये कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हैं, या ये कह रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, लिहाजा ये पॉजिटिव फॉर्म एश्योरेंस। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट है उसके अंदर बाय लेवल मैंने कौन सी एश्योरेंस देनी है? रीजनेबल एश्योरेंस, या हम समटाइम हम उसे हाई एश्योरेंस भी कहते हैं। और बाय नेचर वो उस एश्योरेंस का नाम क्या होगा? वो पॉजिटिव एश्योरेंस होगी। समझ आनी चाहिए भाई। ठीक है सर, फिर नेगेटिव एश्योरेंस क्या है? नेगेटिव एश्योरेंस दरअसल एक लिमिटेड, इसको लिमिटेड एश्योरेंस भी कहते हैं, लिमिटेड लेवल एश्योरेंस, मॉडरेट एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, ये भी इसका नाम है। ये लिमिटेड लेवल, क्योंकि मैंने काम पूरा डिटेल नहीं किया हुआ होता, तो मैं जब किसी को ये कह देता हूं कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरा ये कहना सर्टिफिकेट देने के बराबर होता है, और मैं सर्टिफिकेट किसी को रीजनेबली एश्योर किए बगैर नहीं दे सकता। लेकिन रिव्यू में क्या होता है? मैंने आपको कहा हमने सिर्फ ट्रायल देखना है, हमने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रायल से क्रॉस करना है, ट्रायल को बुक से क्रॉस। इसका मतलब मैंने कोई लंबी चौड़ी वेरिफिकेशन नहीं की, तो वहां पर मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली ये नहीं कह सकता ये ट्रू एंड फेयर है। मैं वहां पर ऐसे कह सकता हूं कि जी मेरे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं आई कि मैं ये कह दूं कि ये ट्रू एंड फेयर नहीं है। यानी एक लिमिटेशन का एलिमेंट आ गया कि भाई जो बातें मुझे बताई गई हैं उनके मुताबिक कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं ये कहूं कि ये ट्रू एंड फेयर नहीं है। यानी एक लिमिटेशन का एलिमेंट आ गया कि जो बातें मुझे बताई गई उनके अंदर रहते हुए मैं कह रहा हूं, या जो मुझे काम करने का स्कोप मेरा है उसके अंदर रहते हुए मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं कि मैं कहूं कि ये ट्रू एंड फेयर नहीं है। ये वाली जो एश्योरेंस है ये बेसिकली नेगेटिव फॉर्म ऑफ एश्योरेंस कहलाती है। जब हम रिव्यू करते हैं ना, तो हम ऐसे ओपिनियन देते हैं कि नथिंग हैज कम टू माय नॉलेज टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद ब्ला ब्ला ब्ला। नथिंग हैज कम टू माय नॉलेज, कि मेरे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं आई। ये एफर्टलेस सा जुमला है कि मेरे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं आई। मैं बैठा हुआ हूं, मैंने जो 2-3 काम करने थे वही किए हैं, इसके अलावा मेरे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी बात अगर मैं काम करूं तो कोई ऐसी बात हो भी सकती है। लिहाजा चूंकि मेरे काम का स्कोप लिमिटेड सा है, लिहाजा वहां मैं फुल पॉजिटिव एश्योरेंस नहीं दे सकता। लिहाजा ये वाली जो एश्योरेंस होगी ये रिव्यू एंगेजमेंट्स के अंदर देंगे हम। किसके अंदर देंगे? रिव्यू एंगेजमेंट्स के अंदर देंगे। ठीक है, इस एश्योरेंस को हम
लिमिटेड लेवल एश्योरेंस या मॉडरेट एश्योरेंस कहते हैं। नहीं जी, हमने आज एश्योरेंस का अच्छा खासा ऑपरेशन कर दिया है। हमने इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट भी पढ़ ली। हमने ये भी पढ़ा कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते। हमने एश्योरेंस का लेवल वाइज भी एनालिसिस कर लिया। हमने एश्योरेंस का नेचर वाइज एनालिसिस भी कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव। कल इंशाल्लाह मतलब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो घर जाके अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। आज हमें थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रहा है आपकी आवाज़ सुनने में। ट्राई कर लेते हैं अगर बच्चे हैं, डायरेक्ट लगाओ, देख लेते हैं क्या होता है। क्वेश्चन किसी का है तो हैंड रेज करें, मैं ट्राई करता हूँ। एक्चुअली आप लोगों की आवाज़ बहुत टेक्नोलॉजी के मसले तो रहने। देखो हमारी भी बात जारी है जी। किसका क्वेश्चन है जी? अबूजर आसिफ जी भाई। अबूजर आपका क्वेश्चन है? नहीं भाई, मुझे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। अबूजर आप बात कर रहे हो? उसका सवाल ही कोई नहीं है, अबूजर का है। अबूजर आप बात करो भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलोगे तो आवाज आएगी जी। उसने पहले क्या मरहल कहीं माइक ऑन किया हो। अब आवाज तो आ रही है जी। आवाज अबू सर की हमें भी नहीं आ रही आवाज। अच्छा, ਉਹਦੀ आवाज निकल ही नहीं रही है मतलब। अच्छा चलो ठीक है जी। आपकी अब मुझे आवाज़ आ गई है, चूँकि ये डायरेक्ट हमने लगा दी है, उसके अंदर कोई मसला है तो ये सेट कर लो। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे। अल्लाह मियां आपको अपनी ईमान में रखे। थैंक यू।